दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता पद पर उद्धव ठाकरे गुट ने किया दावा। यहाँ आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सत्ता से बेदखल होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने राज्य विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए दावा पेश किया है। नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए रेस में कांग्रेस और एनसीपी भी हैं। विधान परिषद में शिवसेना के पास में 11 सदस्य हैं। उद्धव ठाकरे अपने करीबी अनिल परब को नेता विपक्ष बनाने की तैयारी में हैं, जबकि कांग्रेस और एनसीपी के पास में विधान परिषद में 10-10 सदस्य हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एनसीपी एकनाथ खड़गे को विधान परिषद में नेता विपक्ष बनाना चाहती है, जबकि कांग्रेस मोहन कदम, राजेश राठौड़ या फिर सतेज पाटिल में से किसी एक को नेता विपक्ष बनाने की तैयारी में है। आपको बता दें कि अब ऐसा लगता है कि एनडीए गठबंधन टूटने की कगार पर है। और बड़ी खबर, बिजली की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का जबरदस्त प्रदर्शन, दिल्ली सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। यहाँ आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में बिजली वितरण कंपनियों की तरफ से उपभोक्ताओं पर लगाए जाने वाले बिजली खरीद समायोजन लागत में 4% की बढ़ोतरी हुई है, जिस वजह से बिजली महंगी हुई है। बिजली वितरण कंपनियों ने कोयले और गैस जैसे ईंधन के महंगे होने के चलते ये बढ़ोतरी की है। बिजली के बड़े दामों को लेकर कांग्रेस ने अब आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। इसको लेकर दिल्ली कांग्रेस ने शुक्रवार को जबरदस्त प्रदर्शन किया। दिल्ली में बिजली के बड़े दामों के खिलाफ शुक्रवार को दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास से कुछ मीटर दूर प्रदर्शन किया और अपना रोष बिजली के बिलों में होने वाली वृद्धि के खिलाफ जताया। इस दौरान दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस के समर्थक भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री निवास तक पहुंचने के लिए बैरिकेड पार करने की दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की कोशिश देखने को मिली, लेकिन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था ने प्रदर्शन को बैरिकेड तक ही रोक दिया। एबीपी न्यूज से बातचीत में अनिल चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार हो या फिर दिल्ली सरकार, दोनों सरकारें लगातार जनता को गुमराह कर रही हैं। और बड़ी खबर, पत्रकार मोहम्मद जुबैर को दिल्ली की कोर्ट से मिली जमानत, लेकिन शर्तों का करना होगा पालन। ये आपको बता दें कि दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को बड़ी राहत मिली है। उन्हें कोर्ट ने जमानत दे दी है। इससे पहले उन्हें यूपी के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली थी। पटियाला हाउस कोर्ट ने गुरुवार 14 जुलाई को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद अब उन्हें जमानत देने का फैसला सुनाया गया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को कुछ शर्तों पर जमानत दी है, जिसमें अदालत की इजाजत के बगैर जुबैर देश छोड़कर नहीं जा सकते। वहीं जमानत के लिए उन्हें 50,000 का निजी मुचलका और 50,000 की सिक्योरिटी देनी होगी, जिसके बाद ही उन्हें जमानत मिल पाएगी। आपको बता दें कि मोहम्मद जुबैर को उनके एक ट्वीट को लेकर गिरफ्तार किया गया था। और बड़ी खबर, केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश में जुटे केसीआर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल से की बात। आपको बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री और टीआरएस प्रमुख केसीआर ने शुक्रवार को बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से बात की। केसीआर के करीबियों का कहना है कि उन्होंने केंद्र सरकार के उदासीन रवैये के खिलाफ समान विचारधारा वाले दलों के साथ समन्वय करके जन विरोधी नीतियों पर बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ने का फैसला किया है। टीआरएस के सूत्रों की माने तो भारत में गहराते आर्थिक संकट पर केंद्र सरकार को बेनकाब करने के लिए केसीआर बड़ी कवायद कर रहे हैं और आगामी संसद सत्र में केंद्र सरकार के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई का बिगुल फूंकने की तैयारी में जुटे हैं। केसीआर के करीबियों का कहना है कि बीजेपी सरकार के शासन के विरोध में केसीआर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने और केंद्र के असली रंग को बेनकाब करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसी सिलसिले में केसीआर ने विभिन्न दलों के विपक्षी नेताओं के साथ फोन पर बातचीत की है। और बड़ी खबर, झारखंड कैबिनेट ने दी पुरानी पेंशन योजना को मंजूरी, गरीबों को मिलेगी 100 यूनिट फ्री बिजली। आपको बता दें कि झारखंड मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को पुरानी पेंशन योजना को कुछ शर्तों के साथ लागू करने और गरीबों को हर महीने 100 यूनिट फ्री बिजली देने के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। एक अधिकारी ने बताया कि पुरानी पेंशन योजना के क्रियान्वयन के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा। कैबिनेट सचिव वंदना डडेल ने संवाददाताओं से कहा कि कमेटी योजना
योजना के कार्यान्वयन के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया का मसौदा तैयार करेगी। इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट में लाया जाएगा। पुरानी पेंशन योजना को 1 अप्रैल 2004 को बंद कर दिया गया था और इसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से बदल दिया गया था। कैबिनेट ने गरीबों के लिए 100 यूनिट मुफ्त बिजली के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। सरकार ने 2022-23 के बजट में इसकी घोषणा की थी। डडेल ने कहा कि ये लाभ 100 यूनिट तक बिजली का उपयोग करने पर लागू होगा। इसके ऊपर अलग अलग स्लैब लागू होंगे। राज्य कैबिनेट ने कुल 55 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। अगली बड़ी खबर, अब मर्जी से साथ रहने और फिर संबंध खराब होने पर दर्ज नहीं करवा सकते रेप केस। सुप्रीम कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर महिला किसी पुरुष के साथ में रिलेशनशिप में है और मर्जी से उसके साथ रहती है तो फिर संबंधों में खटास आने पर रेप केस नहीं फाइल कर सकती। जस्टिस हेमंत गुप्ता और विक्रम नाथ की बेंच ने ये टिप्पणी की है। बेंच ने आरोपी अंसार मोहम्मद की गिरफ्तारी से पहले उसे जमानत दे दी है। अगली बड़ी खबर, धोखाधड़ी मामले में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। आपको बता दें कि धोखाधड़ी कर एक शस्त्र लाइसेंस पर कई शस्त्र खरीदने के आरोपी माफिया मुख्तार अंसारी के पुत्र और सपा विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। आपको बता दें कि एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अम्बरीश श्रीवास्तव ने गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए महानगर थाने को आदेश दिया है कि वो आरोपी अब्बास अंसारी को गिरफ्तार कर 27 जुलाई तक कोर्ट के समक्ष पेश करें। अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। बोले जनता के साथ रूखे व्यवहार के चलते यूपी सूखे की चपेट में। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार का जनता के साथ रूखे व्यवहार के चलते ही राज्य सूखे की चपेट में आ गया है। किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। बारिश न होने से खरीफ की बुआई रुकी हुई है। सरकार के कथित पौधारोपण अभियान पर भी सूखे का साया मंडराने लगा है। लगभग पूरे प्रदेश में स्थिति काफी चिंताजनक है। अखिलेश यादव ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा कि समय से बरसात नहीं होने से धान की फसल बुरे तरीके से प्रभावित हुई है। बहुत जगह तो खरीफ की बुआई ही रुक गई है। एक अंदाजा है कि इस साल खरीफ की बुआई 6 लाख हेक्टेयर कम होने जा रही है। राज्य सरकार ने 60 लाख हेक्टेयर धान रोपाई का लक्ष्य रखा, जबकि 27 लाख हेक्टेयर धान की ही रोपाई अब तक बामुश्किल हो पाई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने मौसम की पूरी जानकारी के बगैर 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य घोषित कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार को जनता के सुख दुख की कोई चिंता नहीं। महंगाई, बिजली कटौती, सूखे की मार से लोग परेशान हैं। भाजपा सरकार का इस ओर ध्यान नहीं है। वो बस नफरत की राजनीति के सहारे सत्ता से चिपके रहना ही जानती है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की कुनीतियों के चलते प्रदेश विकास के हर पायदान पर नीचे फिसलता जा रहा है। अगली बड़ी खबर, ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में अब एक और याचिका दायर। सावन में परिसर में धार्मिक अनुष्ठान करने की मांग। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की जिला अदालत में लगातार सुनवाई चल रही है। लगातार 3 दिनों से हिंदू पक्ष अपने तर्क रख रहा है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करके ज्ञानवापी मस्जिद में धार्मिक अनुष्ठान की मांग की गई है। इस अर्जी में कहा गया है कि सावन के महीने में वहां भगवान शिव की आराधना करने की अनुमति दी जाए। बता दें कि ज्ञानवापी का मामला पहले जब सुप्रीम कोर्ट में गया था तो कोर्ट ने इसे जिला जज को ट्रांसफर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अंतरिम आदेश के तहत कथित शिवलिंग वाले क्षेत्र की सुरक्षा जारी रहेगी। कोर्ट ने कहा था कि सिविल कोर्ट की बजाय मामले की सुनवाई जिला अदालत में जिला जज द्वारा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को 8 हफ्ते का समय दिया था। 84 कार्य दिवसों के भीतर सुनवाई पूरी करके जिला अदालत को फैसला सुनाना है और इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देनी है। ऐसे में इस मामले में रोजाना सुनवाई के आदेश दिए गए हैं। अगली बड़ी खबर, महंत राजू दास ने ज्ञानवापी परिसर में मांगी पूजा की अनुमति। कहा लुलु मॉल में जब नमाज हो सकती है तो ज्ञानवापी में जलाभिषेक क्यों नहीं। आपको बता दें कि रामनगरी अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत और मुख्यमंत्री योगी के करीबी माने जाने वाले राजू दास ने अब सावन के पवित्र महीने में ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग पर जलाभिषेक की अनुमति मांगी है। राजू दास ने कहा कि जिस तरीके से लुलु मॉल में नमाज अदा की जा रही है और तर्क दिया जा रहा है कि उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, इसी
तरीके से सावन का पवित्र महीना चल रहा है। हर छोटे छोटे मंदिरों में हम लोग जलाभिषेक कर रहे हैं। ऐसे में काशी में मिले ज्ञानवापी में भगवान भोलेनाथ को भी अभिषेक की अनुमति सरकार और प्रशासन दे, क्योंकि हिंदुओं की जन भावनाओं से जुड़ी हुई है। राजू दास ने कहा कि सावन के पवित्र महीने में अगर ज्ञानवापी मंदिर में जलाभिषेक नहीं कर पाए तो हिंदुओं की जन भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। इसलिए सरकार और प्रशासन ज्ञानवापी में मिले हुए शिवलिंग पर जलाभिषेक करने की अनुमति प्रदान करें। और ये बड़ी खबर, संसद भवन परिसर में धरने और प्रदर्शन पर लगी रोक, शरद पवार बोले ये लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला। ये आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष शरद पवार ने संसद भवन परिसर में प्रदर्शन और धरने पर रोक लगाने के फैसले की निंदा करते हुए इसे निर्वाचित प्रतिनिधियों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया है। राज्यसभा सचिवालय ने एक सर्कुलर में कहा कि संसद भवन के परिसर में प्रदर्शन, धरना या फिर धार्मिक समारोह नहीं किए जा सकते। इस कदम ने विपक्ष को नाराज कर दिया है, लेकिन अधिकारियों ने इस तरीके के नोटिस जारी करने को संसद सत्र से पहले नियमित मामला करार दिया है। यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए शरद पवार ने कहा कि लोकतांत्रिक अधिकारों पर किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्यसभा सांसद ने कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा करने और सामूहिक रुख बनाने के लिए विपक्षी दल शनिवार को नई दिल्ली में बैठक करेंगे। अगली बड़ी खबर, 2 अक्टूबर से पहले भी शुरू हो सकती है कांग्रेस की भारत जोड़ो पदयात्रा। बैठक में लिया गया बड़ा फैसला। ये आपको बता दें कि उदयपुर के नवसंकल्प चिंतन शिविर के दौरान कांग्रेस के आलाकमान ने तय किया था कि 2 अक्टूबर से भारत जोड़ो पदयात्रा शुरू की जाएगी, लेकिन अब योजना बन रही है कि तकरीबन 3500 किलोमीटर की इस पदयात्रा को 2 अक्टूबर से पहले शुरू किया जाए। हालांकि अभी इस पर आधिकारिक रूप से कोई भी फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक संभावना 2 अक्टूबर से पहले इस यात्रा के शुरू होने की बन रही है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस के सभी प्रदेश अध्यक्ष के साथ में हुई बैठक में इस बात का जिक्र भी किया गया है। इसके अलावा इस यात्रा की पूरी रूपरेखा पर चर्चा भी की गई है। अगली बड़ी खबर, पटना पहुंचे यशवंत सिन्हा ने कहा कि यदि नीतीश कुमार को बिहार की चिंता है तो उन्हें मुझे समर्थन करना चाहिए। ये आपको बता दें कि राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर यूपीए के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा बिहार की राजधानी पटना पहुंचे। उन्होंने कई लोगों से मुलाकात की और फिर महागठबंधन की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। यशवंत सिन्हा ने कहा कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव होना है और इसी सिलसिले में मैं पटना आया हूँ। पटना वो शहर है जहाँ मैं पैदा हुआ था, जहाँ मेरा बचपन और जवानी गुजरे। पटना विश्वविद्यालय में शिक्षक रहा और उसके बाद आईएएस में आने के बाद बिहार कैडर मुझे मिला। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति अगर प्रधानमंत्री की कठपुतली हो जाए तो वो सही नहीं होगा। अगर नीतीश कुमार को बिहार की चिंता है तो उन्हें मुझे समर्थन करना चाहिए। ये मेरे लिए गर्व की बात होगी। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने कहा कि सरकार कई तरीके से संसद को पंगु बना रही है। आज सब संभव है। उन्होंने कहा कि आज प्रजातंत्र खतरे में नहीं बल्कि समाप्त हो गया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार कोई फैसला लेने के पहले सबसे सहमति लेती है, लेकिन आज केंद्र सरकार ऐसा नहीं करती। और ये बड़ी खबर, 18 जुलाई से महाराष्ट्र में होने वाला विधानसभा का मानसून सत्र स्थगित, नई तिथि का जल्द होगा ऐलान। ये आपको बता दें कि 18 जुलाई से शुरू होने वाला महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र स्थगित कर दिया गया है। राज्य विधानमंडल के प्रधान सचिव राजेंद्र भागवत ने कहा कि सत्र की नई तिथि की घोषणा जल्द की जाएगी। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि पिछली महाविकास आघाड़ी सरकार का औरंगाबाद शहर का नाम बदलने का फैसला अवैध था, जब इसे अल्पसंख्यक कर दिया गया था और अगली कैबिनेट बैठक में इसकी फिर से पुष्टि की जाएगी। आपको बता दें कि फिलहाल 18 जुलाई से शुरू होने वाला महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र स्थगित कर दिया गया है और इसकी नई तारीख की जल्द घोषणा की जाएगी। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की कार पर महिला ने फेंके 2 लाख रुपए, बोली मुआवजा नहीं इंसाफ चाहिए। ये आपको बता दें कि कर्नाटक के कैरूर हिंसा में घायल हुए लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है। पीड़ित परिवार के एक सदस्य ने पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया की कार पर मुआवजे में मिले 2 लाख रुपए फेंक दिए। घायलों के परिजन इस बात से नाराज हैं कि इतने दिन बाद भी कोई नेता उनसे मिलने नहीं आया। सिद्धारमैया के काफिले के गुजरने के दौरान परिजनों ने हंगामा किया
किया और रुपए फेंक दिए। दरअसल मुआवजे के तौर पर 2 लाख रुपए की ये राशि पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने दी थी, लेकिन नाराज परिजनों ने रुपए फेंककर ये रकम लौटा दी। कांग्रेस नेता ने कैरूर हिंसा में घायल हुए लोगों को 2 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिए थे, लेकिन नाराज परिजनों की मांग है कि उन्हें पैसे नहीं बल्कि शांति और बेहतर कानून व्यवस्था चाहिए। साथ ही हिंसा के दोषियों को पकड़ा जाए। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के वाहन पर रुपए फेंकने वाली महिला ने कहा कि हमें पैसों की जरूरत नहीं है बल्कि इंसाफ चाहिए। और बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे के घर नहीं गई द्रौपदी मुर्मू, क्यों मातोश्री को भाव नहीं देना चाहती भाजपा। आपको बता दें कि एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू गुरुवार को महाराष्ट्र में थी। इस दौरान उन्होंने भाजपा और एकनाथ शिंदे के समर्थक विधायकों एवं सांसदों से मुलाकात की, लेकिन मातोश्री नहीं गई। जबकि उद्धव ठाकरे की ओर से ऐलान कर दिया गया है कि शिवसेना उनका ही समर्थन करेगी। द्रौपदी मुर्मू की ओर से मातोश्री को नजरअंदाज करने के पीछे भाजपा की ही रणनीति बताई जा रही है। महाराष्ट्र की राजनीति को समझने वालों का कहना है कि भाजपा ऐसे वक्त में उद्धव ठाकरे को भाव नहीं देना चाहती जब वो बैकफुट पर हैं और पार्टी में बड़ी फूट का सामना कर रहे हैं। दरअसल शिवसेना के ही 15 सांसदों ने उद्धव ठाकरे से मीटिंग के दौरान कहा था कि उन्हें द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का ऐलान करना चाहिए और उद्धव ठाकरे ने ऐसा ही किया है। उद्धव ठाकरे ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को ही समर्थन करने का ऐलान किया है। अगली बड़ी खबर, पीएफआई ने रची 10% वाली साजिश, भारत को इस्लामिक देश बनाने की हो रही थी बड़ी प्लानिंग। आपको बता दें कि साल 2047 तक भारत को इस्लामिक देश बनाने का टारगेट रखा गया है। बिहार की राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ इलाके से चरमपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के साथ में नाता रखने वाले 2 आरोपियों को जब पकड़ा गया तो उसके बाद भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल एक ऐसे बड़े आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ जिसे सुनने के बाद पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। जब इन दोनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके पुलिस की टीमों ने जांच शुरू की तो इनके पास से 5 अलग-अलग दस्तावेज जब्त किए गए, जिसमें भारत को टुकड़ों में बांटने का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था। इन दोनों आरोपियों से जब्त किए गए दस्तावेजों में से एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। भारत को 2047 तक इस्लामिक शासन की ओर ले जाने के एक बड़े गेम प्लान को टीम ने दस्तावेजों के आधार पर डिकोड किया है। आपको बता दें कि आरोपियों के पास से जब्त किए गए दस्तावेजों के पेज नंबर 3 पर 10% वाले फॉर्मूले को पूरे ब्यौरे के साथ लिखा गया है। पीएफआई को विश्वास है कि अगर कुल मुस्लिम आबादी का केवल 10% भी उनके इस प्लान के साथ जुड़ जाता है तो पीएफआई भारत के बहुसंख्यक समुदाय को उसके घुटनों पर ला देने में कामयाब हो जाएगा और इस्लामी शासन की स्थापना करेगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।